एक्चुअली जो ट्रिपल इंटीग्रल है ना वो थ्योरम से होगा, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वो सब थ्योरम से होंगे, तो उनके अंदर वो सब करना पड़ेगा, तो वो हम वेक्टर कैलकुलस में डिस्कस करेंगे, है ना हिमा। तो वो सारी चीज़ें हम वेक्टर कैलकुलस में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने ट्रिपल इंटीग्रल, मुझे याद था कि ट्रिपल इंटीग्रल नहीं कराया, पर ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर जो सारा काम है ना वो स्टोक्स थ्योरम का है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का है, तो फिर वो थ्योरम्स तो हमने अभी पढ़ी नहीं है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वो वेक्टर कैलकुलस में होगा, उसके साथ करा दूंगा, ठीक है। नहीं वैशाली, पीजीटी के लिए सीटेट नहीं जरूरी है, पीजीटी के लिए एचटेट जरूरी है सिर्फ हरियाणा के अंदर, मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज में तो पूरे इंडिया के अंदर अगर किसी भी स्टेट में पीजीटी बनना है या किसी में भी पीजीटी बनना है तो एलिजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ हरियाणा के अंदर चाहिए और कहीं नहीं चाहिए। करें स्टार्ट, चलो, तो आज से हम लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। इवनिंग आकृति, तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम सबसे पहले शुरू करेंगे वेक्टर स्पेसिस से। जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर अलजेब्रा, जो यूपी टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीनियर अलजेब्रा, है ना, तो वो भी ध्यान से करें इसको। राधे राधे आदर्श। सबसे पहला शुरू करते हैं वेक्टर स्पेसिस से। स्पेसिस का मतलब आ रहा है तो यानी कि एक सेट का जिक्र कर रहा है, एक सेट का जिक्र कर रहा है। मैं हरियाणा से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ नितेश, जय शंभू संजीव। सेट करना है हमें वेक्टर स्पेसिस, तो स्पेस आ रहा है तो एक सेट है, और ये सेट सिर्फ अकेला अपने आप से डिफाइन नहीं होता, सेट ओवर अनदर सेट होता है। वेक्टर स्पेस बनाने के लिए मुझे एक नहीं दो सेट्स की जरूरत पड़ती है। राधे हेलो, है ना। ये वाला सेट तो वेक्टर स्पेस बनता है, और ये वाला सेट जो होता है इसको बोलते हैं हम फील्ड। ये जो दूसरा सेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, है ना। इसको जनरली हम एफ से डिनोट करते हैं, और वेक्टर स्पेस वाले को हम वी से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर स्पेस का सेट होगा उसको हम वी से डिनोट करेंगे, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, ऐसे पढ़ेंगे। ये जो फील्ड होती है ये भी एक सेट होता है। फील्ड जो होगा वो हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पता लगेगा कि एक फील्ड बनती कैसे है। जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ोगे उसके अंदर समझ आएगा कि ये एक सेट फील्ड कब बनता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें फील्ड समझ आएगा, यहाँ पे उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। सर मेरा बीएड फर्स्ट ईयर है तो क्या मैं DSSS भी दे सकती हूँ? दे दो, एग्जाम देने में कोई समस्या नहीं है, बट एलिजिबल नहीं हो टीचर बनने के लिए ना, उसमें फिर बीएड कंप्लीट चाहिए। इनफैक्ट DSSS वालों को तो वो भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए। तो फील्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक सेट आता है। अरे यार अच्छा, मैंने आज लोगो चेंज नहीं किया क्या? एक सेकंड में लोगो चेंज कर देता, ध्यान ही नहीं रहा। आ गया अब, चलो। हाँ, तो ये जो दूसरे वाला सेट है इसको हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। इस फील्ड का काम क्या होता है, फील्ड से हमें ना स्केलर्स चाहिए होते हैं। फील्ड से हमें क्या चाहिए होते हैं, स्केलर्स। स्केलर्स बोल लो या फिर कॉन्स्टेंट्स बोल लो, स्केलर्स बोल लो या फिर कॉन्स्टेंट्स बोल लो, है ना। तो एक वी सेट ओवर ए फील्ड कब एक वेक्टर स्पेस बनता है, हमें ये देखना है कि कब एक सेट किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ताकि वो क्या बन जाए, एक क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए, ठीक है। तो कहता है कि लेट वी बी ए सेट over a field f is a vector space over f if, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है हिमांशु, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने वो रिजल्ट वाला एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि एक वेक्टर स्पेस होगा, वो एक वी सेट जो होगा, वी बी ए सेट लिखने की बजाय नॉन एम्प्टी सेट लिख लो ना, वो ज़्यादा बेटर है। लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, वी बी ए, वी इज नॉट इक्वल टू फाइव बी ए सेट, ऐसे लिख लो। ये क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब वो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये समझो। सबसे पहले वी जो होना चाहिए ना, वी मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन, वी मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। इनका मतलब समझेंगे। दूसरा, वी मस्ट बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। वी जो है तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन की बजाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन लिखो, वो ज़्यादा बेटर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज्ड होना चाहिए। इन दोनों बातों का मतलब क्या है, क्लोज्ड होने का मतलब क्या होता है ना। क्लोज्ड होने का मतलब ये होता है कि मान लो u और v तुमने दो एलिमेंट्स उठाए v के अंदर से, u और v दो एलिमेंट्स उठाए तुमने कहां से, v सेट के अंदर से, तो जो इनका तुम सम करोगे u प्लस v,
वो वापस से वी के अंदर जाना चाहिए, वो वापस से कहाँ जाना चाहिए, वी के अंदर जाना चाहिए, है ना। जैसे कि तुमने दो रियल नंबर्स को उठाया, जब दो रियल नंबर्स को जोड़ देते हैं तो एक और रियल नंबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट होगा ना वो क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि दो नंबर्स उठा लिए तुमने, तो क्या उठा लिए, नेचुरल नंबर्स उठा लिए, और ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, है ना। एक नेचुरल नंबर का मैंने सेट उठा लिया और सब्ट्रैक्शन में बोल रहा हूँ, तो क्या ये क्लोज्ड होगा सब्ट्रैक्शन के अंदर, बताओ। क्या ये नेचुरल नंबर का सेट सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज्ड होगा। रियल वाला तो मैं बोल रहा हूँ, दो रियल नंबर्स को उठा के जोड़ोगे तो रियल ही आएगा, तो ये क्लोज्ड है। क्या ये क्लोज्ड है, नेचुरल नंबर का सेट सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्लोज्ड माना जाएगा, बताओ। अगर दो नेचुरल नंबर को उठाओगे और उनको घटाओगे तो क्या वापस से एक नेचुरल नंबर आएगा। दो नेचुरल नंबर को अगर घटाएंगे तो क्या वापस से एक नेचुरल नंबर आएगा, नहीं आएगा। मान लो तुमने 2 को उठा लिया, 4 को उठा लिया, घटाया तो कितना आया, -2। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो है ना एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बोल देते हैं हम यहाँ पे, ये भी कह सकते हैं कि जो एडिशन है ना वो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन इज बाइनरी, हम ये भी बोल सकते हैं। एडिशन को हम बाइनरी ऑपरेशन भी बोल देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जब ए स्टार बी करो तो वो वापस से उसी सेट में चला जाए, है ना। अगर मान लो तुमने ए और बी दो एलिमेंट्स उठाए ए सेट के अंदर से, ए और बी दो एलिमेंट्स उठाए ए सेट के अंदर से, और जब तुमने ए स्टार बी किया और वापस से वो ए में चला गया, तो हम स्टार को क्या कह देते हैं कि भाई जो स्टार ऑपरेशन है ना वो बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार ऑपरेशन क्या है तुम्हारा, बाइनरी ऑपरेशन, समझ आ रही है बात। तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन भी बोल देते हैं। और वो क्या कह रहा है कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी वो क्लोज्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लो तुमने कोई ए स्केलर उठा लिया फील्ड के अंदर से, ए स्केलर कहां से उठा लिया, फील्ड में से, एक स्केलर आ रहा है फील्ड में से, और एक यू तुमने कोई भी एलिमेंट उठाया वी में से, यू तुमने उठाया कोई भी वी में से। अगर तुम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कराते हो ए यू, तो ये भी तुम्हारा वापस वी में जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे कि जो हमारा वी है ना वो क्लोज्ड है, किसके रिस्पेक्ट में, क्लोज्ड है मेरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं, ये तो ऑपरेशन की बात हो गई, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि नेचुरल नंबर का सेट है, मान लो ओवर रियल्स, नेचुरल नंबर का सेट ओवर रियल्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट ओवर रियल्स, यानी कि ये तो सेट है और ये इसकी फील्ड है ना। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वी ओवर एफ। तो क्या नेचुरल नंबर का सेट ओवर रियल्स क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर पूछूं तो क्या ये क्लोज्ड है, यानी कि एक नेचुरल नंबर उठाया तुमने और उसको यहां से किसी भी स्केलर से गुना कराया, तो क्या वापस से एक नेचुरल नंबर मिलेगा तुम्हें, क्या वापस से एक नेचुरल नंबर मिलेगा, बताओ। क्या नेचुरल नंबर स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में रियल के साथ क्लोज्ड है, सोचो। नहीं है ना। क्योंकि मान लो तुमने एक नेचुरल नंबर 2 ले लिया, अब रियल के अंदर तो बहुत सारे नंबर है, रियल में से मान लो तुम √2 उठा लाए, रियल में से तुम क्या उठा लाए, √2। जब 2 की √2 से गुना कराई तो 2√2 आया, क्या 2√2 नेचुरल में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, 2√2 नेचुरल में नहीं जाएगा, तो ये क्लोज्ड नहीं है फिर, है ना। अगर मैं नेचुरल नंबर ओवर नेचुरल नंबर बात करूं तो ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर कोई भी नेचुरल नंबर उठाओगे और उसको किसी भी नेचुरल नंबर से गुना कराओगे तो वो नेचुरली आएगा, समझ रहे हो बात को। अगर मैं पूछूं क्या रियल ओवर रैशनल्स ये क्लोज्ड है, क्या ये रियल ओवर रैशनल जो है क्या ये क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, बताओ। क्या ये क्लोज्ड है, कोई भी रियल नंबर उठाओ उसको किसी भी रेशनल नंबर से गुना कराओ, जब गुना कराओगे तो वापस से एक रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर पे तो सब मिलेंगे, रियल को कोई टेंशन नहीं है, रियल को तो कोई भी टेंशन नहीं है, तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। तो दो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या कहता है, एसोसिएटिविटी, या पहले कॉम्यूटेटिविटी ले लो, कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कॉम्यूटेटिविटी क्या कहता है कि भाई मान लो तुमने u और v दो एलिमेंट लिए v सेट के अंदर से, तो कहता है कि u प्लस v करो या फिर v प्लस u करो, मतलब कॉम्यूटेटिविटी इन एडिशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, कॉम्यूटेटिविटी इन एडिशन की, तो u प्लस v करो या v प्लस u करो, ये दोनों के दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। सर एडिशन में सिर्फ सेट के एलिमेंट, हाँ एडिशन में वो अपने अंदर की बात कर रहा है, ठीक है हिमा, एडिशन में वो अपने अंदर से दो एलिमेंट उठा के उन्हीं को जोड़ने की बात कर रहा है। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर स्केलर जो आ रहा है वो फील्ड से आ रहा है, देखो u और v दोनों v से आ रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो a है वो फील्ड से आ रहा है ना, और जो u है वो v से आ रहा है। गुड इवनिंग पूनम, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, अगर मैं बात करूं एसोसिएटिविटी की, चौथी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव भी होना चाहिए इन एडिशन। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या होता है कि मान लो u v और w तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं एक वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक है। तो क्या कहता है कि देन u में v जोड़ दो और फिर w को जोड़ो, या फिर u में v प्लस w कर दो, ठीक है। ये बात क्या रहनी चाहिए तुम्हारी, सेम रहनी चाहिए हर एक u v w के लिए। फील्ड इज ए सबसेट, नहीं नहीं,
हाँ हाँ, अच्छा उस तरीके से कह रहा है, हाँ ऐसा तभी होगा लगभग लगभग आदर्श, बाकी बहुत जनरल स्टेटमेंट है, कुछ सोचना पड़ेगा, बाकी सुन के तो ठीक ही लग रही है। ठीक है, चौथा, पांचवा एसोसिएटिव हो गया। फिर कहता है कि आइडेंटिटी मिलना चाहिए तुम्हें, आइडेंटिटी इन एडिशन। आइडेंटिटी इन एडिशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हें एक ऐसा एलिमेंट जीरो मिल जाए, तुम्हें एक ऐसा एलिमेंट जीरो मिल जाए या ई मिल जाए, ई बोल दो, जीरो का मतलब वो नंबर वाला जीरो नहीं है। अब अगर तुम मैट्रिसेस की बात करोगे तो प्लस की जगह जनरल फॉर्म में स्टार हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ हिमांशु। जरूरी नहीं है ये एडिशन का मतलब हमारा सिंपल एडिशन हो, एडिशन सिर्फ एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जीरो जो है ये जीरो को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपना मैथमेटिकल जीरो होता है, ये जीरो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैट्रिसेस की बात कर रहे हो, मान लो 2x2 मैट्रिसेस की बात कर रहे हो, तो तुम्हें आइडेंटिटी एलिमेंट फिर ये दिखेगा। अगर तुम नंबर्स की बात कर रहे हो तो उसके अंदर जीरो दिखेगा, है ना। अगर तुम वेक्टर्स की बात कर रहे हो तो फिर जीरो एलिमेंट ये दिखेगा जो वेक्टर्स पढ़ते हैं हम। तो ये जीरो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो नंबर वाले जीरो को नहीं कर रहा है। तो कहता है कि ऐसा जीरो एलिमेंट मिल जाए जिसको हम किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो वापिस से मुझे क्या मिल जाए, वापिस से वो यू ही मिल जाए। ठीक है, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू, तो आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। पांचवा क्या कहता है कि हमें एडिशन में इनवर्स भी मिल जाना चाहिए, हमें क्या मिल जाना चाहिए, इनवर्स भी मिल जाना चाहिए। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए मुझे, किससे रिप्रेजेंट करें इसको, माइनस यू से कर दूं, माइनस यू से कर दो, एक ऐसा एलिमेंट माइनस यू मिल जाए जिसको अगर मैं वापस से यू में ऐड करूं तो मुझे फिर से क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। अब ये माइनस यू इसका सिंपल नेगेटिव नहीं है, ये भी एलिमेंट्स के हिसाब से डिपेंड करेगा। बाकी ये कहना चाह रहा है कि अगर वापस ऐड करें तो आइडेंटिटी मिल जाए मेरे को, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू बी। तो सबसे पहले तो हमारा सेट ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। हमारा सेट जो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, पहली ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए और इनवर्स होना चाहिए। अगर सेकंड प्रॉपर्टी को एक मिनट के लिए हटा दें तो बची हुई जो 5 प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं कि वो एक ग्रुप बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। तो पहली 5 कंडीशन को समेट के तुम ये भी कह सकते हो कि पहली बात तो वी हमारा एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना। जब एक सेट पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो एबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो इन सारी पांचों प्रॉपर्टीज को अगर कंबाइन करना चाहो तो इतना भी कह सकते हो कि वी जो है वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। फिर छठी प्रॉपर्टी यहां से तुम शुरू कर सकते हो, इसको अलग से लिख सकते हो, कुछ बुक वाले ऐसे ही लिख देते हैं, सबसे पहले ये लिख देते हैं कि वी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अब जिसने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए अंडरस्टूड है कि पांचों प्रॉपर्टीज आ गई, वो छठी प्रॉपर्टी यहां से शुरू करता है, ठीक है, दूसरी वाली से। तो 5 प्रॉपर्टी की जगह मैं एबिलियन ग्रुप भी लिख सकता था। अब ये 6 प्रॉपर्टी हो गई। अब 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहता है, अब आती है तुम्हारे पास थोड़ी सी अलग अलग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या कहता है कि जो स्केलर है ना तुम्हारा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए एडिशन के ऊपर। जो स्केलर आया है तुम्हारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए एडिशन के ऊपर, वेक्टर्स के एडिशन के ऊपर। यानी कि तुमने वेक्टर वी में क्या किया, वी वेक्टर स्पेस में से 2 एलिमेंट यू और वी उठाए और उनको ए से गुना कराया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। यानी कि ए की यू से मल्टीप्लाई कराएं प्लस ए की वी से कराएं तो कोई फर्क ना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू पी, ठीक है। सिमिलरली वो क्या कहता है, सिमिलरली वो कहता है कि सिमिलरली जो तुम्हारा ये यू वेक्टर है ना, ये 2 स्केलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। ये जो यू वेक्टर है तुम्हारा, कोई भी अगर यू वेक्टर उठाते हो और अगर 2 फील्ड के स्केलर्स को जोड़ते हो तो वो उन पे भी क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि यू ए और यू बी आना चाहिए। देखो ये घबराओ मत, कंपटीशन में ये सारी याद नहीं करनी पड़ेंगी तुम्हें, बाकी समझ में तो आना चाहिए क्या हो रहा है। कह रहा है ए और बी फील्ड से आए फॉर ऑल एंड यू कहां से आए, वेक्टर स्पेस। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, 9th प्रॉपर्टी, कहता है कि अगर ए इंटू में बी यू किया तुमने, मान लो 2 स्केलर्स की मल्टीप्लीकेशन करा के और उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया, तो चाहे मैं ऐसे कर लूँ बी की यू से गुना करा के और फिर ए से कर लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है कि एक ऐसा वन एलिमेंट मिले जिसको अगर मैं यू से गुना कराऊं तो यू पे कोई असर ही ना पड़े, यू से गुना कराऊं तो यू के ऊपर कोई असर ही ना पड़े, ठीक है। वन क्या है तुम्हारा, वन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वन को हम क्या कहना चाह रहे हैं, वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जो फील्ड है ना, फील्ड के अंदर जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। अगर एक वी सेट एक फील्ड वाले एफ सेट के हेल्प से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन होगी सबसे पहली बात। जैसे कि कुछ वेक्टर स्पेसेस अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक रियल नंबर्स का सेट ओवर रियल नंबर्स, ये एक वेक्टर स्पेस बनेगा। ये क्या बनेगा, तुम्हारा एक वेक्टर स्पेस बनेगा। ये सारी की सारी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, है ना। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई ना करे। मुझे बताओ क्या रेशनल्स का सेट ओवर रियल्स के ऊपर वेक्टर स्पेस बन सकता है। अब देखो
मोस्टली जो है ना, मोस्टली का 99.9% इन दो प्रॉपर्टी में ही खत्म हो लेते हैं, पहली दोनों में। एडिशन में क्लोज्ड होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होना चाहिए। वेक्टर स्पेस मोस्टली यही खत्म हो लेते हैं तुम्हारे। तो ये वाला जो है u बिलोंग्स टू u v होगा, मैंने क्या लिख दिया, अच्छा u बिलोंग्स टू u लिख दिया, ठीक है रितु। क्या ये होगा? इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ए यू है वो तुम्हारा क्यू के अंदर नहीं जाएगा, है ना, तो ये तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से तुम देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। क्या कॉम्प्लेक्स का ओवर रियल्स कर जाएगा, ये बताओ? क्या कॉम्प्लेक्स का ओवर रियल्स वेक्टर स्पेस बनाएगा, हाँ या ना? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ओवर रियल नंबर्स क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा? बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशनल्स के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। रियल्स का कॉम्प्लेक्स के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, क्योंकि जब एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना कराओगे ना, तो फिर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल्स के अंदर नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल्स के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। तो ये वेक्टर स्पेस की कहानी है। वेक्टर स्पेस की कहानी कोई इतनी जरूरी नहीं है। हमारे ग्रेजुएशन में तो एक सवाल आता था, पूरा सवाल आता था कि एक वी सेट देता था, एक फील्ड बना के देता था और कहता था कि प्रूव करो ये वेक्टर स्पेस है। तो हम क्या करते थे उस ग्रेजुएशन के अंदर, ये सारी की सारी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते थे, ये सारी की सारी 10 प्रॉपर्टी एक जनरल एलिमेंट मान के सेटिस्फाई कराते थे। तो हमें वो सब अब कराने की जरूरत है नहीं। अब हमारा जो यहाँ से मेन काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हारा सवाल बन ही जाएगा। तो मेन चीज आती है, वो आती है हमारी सब स्पेस की। सब स्पेस क्या होता है, ठीक है, सब स्पेस होता क्या है? तो वो कहता है कि अगर इफ V इज ए वेक्टर स्पेस, अगर V एक वेक्टर स्पेस है, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, अगर V एक वेक्टर स्पेस है ओवर F एंड W is a subset of V and W is itself a vector space, W is itself a vector space over the same field F, vector space over same field F, then it is a subspace, then it is a subspace of V। तो ये V का क्या हो जाएगा, फिर सबस्पेस हो जाएगा। क्या कहता है, मान लो V का कोई ऐसा सबसेट है, V वेक्टर स्पेस है, उसका कोई ऐसा सबस्पेस है W जो सेम फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो क्या बना रहा है, सेम फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो उस सबस्पेस को हम क्या कह देंगे, उस सबसेट को हम क्या कह देंगे कि वो सबसेट सबस्पेस है भाई, ठीक है। तो W जो है वो V का सबस्पेस कब होगा, जब वो खुद एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब इस सबस्पेस को चेक करने की ना बहुत सारी थ्योरम्स आई भाई, वो सारा का सारा काम करने की बजाय हमने चीजों को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि कम से कम ऐसी कौन सी कंडीशन मिल जाए मुझे, कम से कम ऐसी क्या कंडीशन मिल जाए जिससे मैं कह दूं कि ये जो W है ना ये सब स्पेस बनेगा, ये क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। तो हमारे पेपर में पक्का एक सब स्पेस का क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, एकदम इजीली मिल जाएगा। अब ये यूपी वालों को तो पक्का मिलेगा, यूपी टीजीटी पीजीटी में हो सकता है DSSS में मिल जाए, क्योंकि आना चाहिए, एक सवाल यहाँ से जरूर आता है। तो हमने कुछ थ्योरम्स बनाई, देखो हम क्या बोले, हम कहते हैं कि W इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F इफ एंड ओनली इफ, हमने पहली थ्योरम ये बनाई, हम बोले कि अगर U और V तुमने दो एलिमेंट उठाए, अगर उनका एडिशन भी W में चला जाए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी W में चला जाए, फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू F, या A लिख लो, अल्फा नहीं तो A लिख लो। क्या कहता है कि अगर हमारा जो सबस्पेस डिफाइन किया है ना, वेक्टर स्पेस R ओवर F है, अगर हमारे सबस्पेस के अंदर ये दो बातें भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि अगर वो एडिशन के अंदर क्लोज्ड है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज्ड है, तो फिर वो पक्का सबस्पेस बनेगा। समझ आ रही है बात? फिर हमने इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया। वैसे तो तुम्हें एकदम यही यूज करनी है, तुम्हें तो एग्जैक्टली यही यूज करनी है। तुम्हें जब भी सबस्पेस पूछने को कहे तो तुम्हें ये दो बातें चेक करनी है बस, क्या सारे के सारे एलिमेंट्स को जोड़ देने पे वो जोड़ने वाला एलिमेंट उसी के अंदर जा रहा है, या फिर एक एलिमेंट को किसी स्केलर से गुना करा रहा हूं तो वो उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक, नहीं तो सबस्पेस नहीं होगा। बाकी फिर हमने इन दोनों कंडीशंस को एक के अंदर ही मिक्स कर दिया। हम क्या बोले कि W इज ए सबस्पेस ऑफ V ओवर F इफ एंड ओनली इफ, हमने एक में ही मिक्स कर दिया कि भाई अल्फा U और बीटा V कोई चेक कर लो, क्योंकि इसके अंदर एडिशन भी हो गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अगर यही W के अंदर चला जाए, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड U एंड V बिलोंग्स टू W, अगर ऐसा हो जाए तो हम कह देंगे कि हमारा जो सबसेट है वो क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। समझ रहे हो? अब मैं इस पे से तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो तुम्हें अब ये सारी चीजें चेक कर करके देखनी है। जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लेके चलेंगे आर स्क्वायर और आर क्यूब का एग्जांपल, जो सबसे इजी है, ठीक है। हम वेक्टर स्पेस कौन कौन से लेके चलेंगे, अब हम काफी सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझ लेना, इनमें से ही हो सकता है एक आ जाए। तो हम वेक्टर स्पेस डिस्कस करेंगे आर स्क्वायर ओवर आर एंड आर क्यूब ओवर आर। पहले तुम खुद बताओ ये वेक्टर स्पेस होंगे कि नहीं होंगे?
ये क्या कह रहा है, यानी कि एक्स कोमा वाई टाइप के सारे पॉइंट्स लेने ओवर रियल नंबर्स, और ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड टाइप के सारे एलिमेंट्स लेने ओवर रियल नंबर्स, है ना। तो ओवर आर ये दोनों के दोनों क्या बनते हैं, वेक्टर स्पेसेस बनते हैं। ये तो क्या है, ये तो प्लेन है, ये तो तुम्हारा क्या है, ये प्लेन है, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा स्पेस है। इन दोनों के हम अब सबसेट बनाएंगे बहुत सारे, और इन दोनों के सबसेट बना के हम ये देखेंगे क्या वो सब स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स देखते जाओ और डिस्कस करते जाते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने डब्ल्यू लिया, वो क्या कह रहा है कि डब्ल्यू ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक्स वाई आए। देखो ये तो कह रहा है कि इस दुनिया के अंदर सारे के सारे एक्स वाई के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने वो सारे, यानी कि सारा का सारा एक्स वाई प्लेन, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर जाने चाहिए। ये क्या कह रहा है कि 3 डायमेंशन के जितने भी पॉइंट है वो इसके अंदर आने चाहिए। अब तुम अगर कोई कोई कंडीशन लगाते जाओगे तो वो सेट छोटा होता जाएगा, तो इसका सबसेट बनता जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक ऐसा सबस्पेस बनाया जिसके अंदर एक्स वाई आएंगे, सारे के सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आएंगे, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एक्स जो है ना वो तुम्हारा 0 होगा। क्या ये तुम्हारा सबस्पेस बनेगा, क्या ये तुम्हारा सबस्पेस बनेगा, ये कंडीशन दी है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि इस दुनिया के सारे ऐसे पॉइंट्स जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, इस तरीके के पॉइंट्स का हमने एक सबसेट बनाया है। अब तुम्हें सोचना है क्या ये एक सबस्पेस बनेगा। सबस्पेस बनने के लिए तुम्हें दो बातें चेक करनी है कि इस तरीके के दो एलिमेंट्स को जोड़ूंगा तो वो डब्ल्यू में चला जाए, और फील्ड में से अगर किसी एलिमेंट से गुना कराऊंगा ऐसे एलिमेंट को तो वो भी डब्ल्यू में ही रहना चाहिए। अगर ये बातें सेटिस्फाई हो रही हैं तो ठीक, एक भी नहीं हो रही तो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं होगा। अब बताओ ऐसे दो एलिमेंट्स को जोड़ोगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, भाई मान लो एक एलिमेंट ये ले लिया और एक एलिमेंट ये ले लिया, ऐसे दो एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो क्या जो दूसरा एलिमेंट बन के आएगा वो भी तो ऐसा ही आ रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। जब दो एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो भी एक ऐसा ही एलिमेंट बन के आएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो एडिशन की बात तो सेटिस्फाई हो ही रही है। और अगर इस तरीके के एलिमेंट को, फील्ड क्या है तुम्हारी रियल नंबर है, अगर उसको किसी स्केलर से गुना करा दोगे तो भी यही रहना है 0 और ए वाई, क्या कोई फर्क पड़ेगा, उसका भी वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। तो इस तरीके के दो एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो भी ऐसा ही आएगा, और इस तरीके के एक एलिमेंट को किसी भी फील्ड के एलिमेंट से गुना कराओगे तो भी वही आएगा। तो क्या ये सबस्पेस बना कि नहीं बना, ये सबस्पेस बन गया। समझे कि नहीं समझे बताओ, क्या ये सबस्पेस बना या नहीं बना, बोलो, आया ना। हम्म। अब मैं यहाँ पे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूँ, फिर हम उनको तुम एक बार देखते चलो सारे के सारे, ताकि सारी की सारी बातें एक बार में क्लियर हो जाएं तुम। सर सॉल्यूशंस मिटाइए मत, ठीक है, तुम्हें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ज्ञानेंद्र समझाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार सब पे तुम। चलो पहले ये देखते हैं। ज्ञानेंद्र मैंने बताया कि एक सबसेट अगर सबस्पेस बन जाता है, एक सबसेट अगर सारी की सारी उन 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम सबस्पेस बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सबस्पेस बोलेंगे। और फिर हमने देखा कि अगर एक सबसेट सबस्पेस इन दो प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको सबस्पेस बोल देंगे। दो प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो एलिमेंट्स को जोड़ दें और वो वापस उसी में चला जाए, और अगर एक स्केलर को गुना कराऊं एलिमेंट से तो वो भी उसमें चला जाएगा। ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें मैं कुछ बातें बता रहा हूं यहां से जो तुम्हें ध्यान देनी है, तुम्हें कुछ बातें सुन लो जो तुम्हें ध्यान देनी है। जब भी तुम्हें किसी भी टपल के अंदर, ठीक है, तुम्हें टपल के अंदर, इफ इन द टपल तुम्हें इनमें से कोई चीज दिख जाए, पहला
कोई नॉन जीरो नंबर दिख जाए, कोई नॉन जीरो नंबर दिख जाए, जैसे कि मैं साथ साथ एग्जांपल भी लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक ऐसा सबस्पेस बनाओ जिसके अंदर 1 कोमा वाई टाइप के एलिमेंट आए सारे के सारे, ऐसा सबस्पेस बना दिया। अब मुझे बताओ जरा, तुम इस तरीके के अगर दो एलिमेंट्स उठा लोगे 1 कोमा वाई 1 और 1 कोमा वाई 2, अगर तुम इस तरीके के दो एलिमेंट्स उठा लोगे और जब उन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 कोमा वाई 1 नहीं हो जाएगा, 2 कोमा वाई 1 प्लस वाई 2। तो जब भी ये नॉन जीरो नंबर मिलेगा ना तुम्हें यहाँ पे, ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो होता तो दिक्कत नहीं होता। टपल इसको बोलते हैं, ये जो एन ऑर्डर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर का होता है इसको टपल बोलते हैं। ये टपल होता है भाई, ये एक्स कोमा वाई, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मतलब इन जनरल इसको टपल बोल देते हैं, ठीक है। ये एक्स कोमा वाई को इनको टपल बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो नंबर है तो वो कभी तुम्हारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, सब स्पेस नहीं बनाएगा। और सोचो 1 कोमा वाई को अगर तुम फील्ड में से लाके 2 से गुना करा दोगे तो क्या फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 नहीं बन जाएगा? फिर हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही चाहिए। तो जहां पे भी टपल में अगर नॉन जीरो नंबर लिख दिया तो वो कभी भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता है। अब देख लो इनके अंदर कहां कहां नॉन जीरो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि x1 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता वेक्टर स्पेस तुम्हारा। समझ आ रही बात? जैसे यहाँ पे z को 1 बोल दिया, देखो यहाँ पे z को क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, z कोऑर्डिनेट 1 है। अब z कोऑर्डिनेट अगर दो एलिमेंट्स ऐसे उठाऊंगा जिनका z कोऑर्डिनेट 1 है, तो उन दोनों को जब जोड़ दूंगा तो उसका z कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और अगर किसी स्केलर से गुना कराऊंगा तो 1 को 5 से गुना करा दे तो 5 हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा सब स्पेस नहीं हो सकता है। समझ आएगी नहीं आई बात? आया ना? अब इसी के साथ इस कंडीशन को भी समझ लो, इसी के साथ इस कंडीशन को भी समझ लो। जिस भी कंडीशन के अंदर अगर तुम्हें नॉन जीरो नंबर दिख रहा है, जैसे इसके अंदर 2 दिख रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि x और y ऐसे दो एलिमेंट होने चाहिए जिनका सम करूं तो 2 आ जाए। यानी कि वो कह रहा है कि x प्लस वाई करें तो 2 आ जाए। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का ये सबसेट है। मान लो तुमने एक तो ले लिया 1 कोमा 1, 1 कोमा 1 का 1 कोमा 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक ले लिया तुमने 2 कोमा 0, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करने से क्या बनेगा, 3 कोमा 1 बनेगा। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। और अगर मैं 1 कोमा 1 को ही मान लो 2 से गुना करा दूं, 1 कोमा 1 को 2 से गुना करा दे तो वो 2 कोमा 2 हो जाएगा। तो 2 कोमा 2 का सम तो 4 आएगा, 2 कैसे आएगा? समझ रहे हो बात को? तो जब भी किसी कंडीशन में भी अगर तुम्हें नॉन जीरो नंबर दिख जाए, कंडीशन में भी नॉन जीरो नंबर दिख जाए तो वो भी सबस्पेस नहीं हो सकता है। पर अगर किन्हीं कंडीशंस के अंदर जीरो लिखा हुआ है तो वहां कभी कोई समस्या नहीं आती है। जीरो किसी तरह की कोई समस्या नहीं करता है। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ये कोई समस्या नहीं करेगा। तुम कैसे भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराओगे, बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे दो कंडीशंस बनाई हुई है पर जीरो की बनाई हुई है, ठीक है। तो जीरो वाली कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर मैं यहाँ भी यही बोल देता कि x प्लस वाई जो है ना वो जीरो होना चाहिए, मान लो एक्स वाई होना चाहिए, x प्लस वाई जीरो आना चाहिए, है ना। तो मान लो तुमने ऐसे दो एलिमेंट्स ले लिए, ए बी ले लिया और सी डी ले लिया। तो तुम्हें पता है कि ए, इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी। क्या इन दोनों का सम जीरो आएगा? देखो ए प्लस सी में अगर मैं बी प्लस डी जोड़ दूं तो क्या जीरो आएगा? कुछ सोचो। ए प्लस बी तो जीरो था ही, क्योंकि ये ए कोमा बी सी में से उठाया था, और सी प्लस डी भी जीरो था क्योंकि वो भी सी में से उठाया था। तो ए प्लस बी भी जीरो और सी प्लस डी भी जीरो। तो ये पक्का सेटिस्फाई करेगा। और अगर इसको अल्फा से गुना भी करा दोगे, अगर कोई ए बी एलिमेंट उठाया और इसको अल्फा से गुना करा दिया तो अल्फा ए अल्फा बी बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, अल्फा ए प्लस अल्फा बी, अल्फा कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आंख बंद करके एक चीज ये देखनी है कि नॉन जीरो नंबर है तो आंख बंद करके उसको रिजेक्ट करना है तुम्हें। जीरो है तो कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये क्या रही, कहती है क्या, अगर तुम्हें हायर डिग्री दिख जाए, हायर डिग्री देन 1 इन द टपल, अगर किसी टपल के अंदर तुम्हें एक से बड़ी डिग्री दिख रही है तो वो कभी भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुम्हें कहा कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है भाई जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स है, एक्स कोमा वाई स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स है ना। तो अब मुझे तुम खुद बताओ, मान लो तुमने एक एलिमेंट उठा लिया x1 कोमा y1 स्क्वायर और एक एलिमेंट उठा लिया तुमने x2 कोमा y2 स्क्वायर। ये दो एलिमेंट्स उठा लिए तुमने, इन दोनों को जरा ऐड करा के देखो क्या आएगा, x1 प्लस x2 आएगा। ये तो ठीक है चलो, पर ये क्या आएगा, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा था कि दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर दिखे, दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर दिखे। अब इसको क्या तुम स्क्वायर में लिख पाओगे, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर को? हायर डिग्री, हाँ सॉरी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, हायर डिग्री आएगा, लिखना भूल गया, मुझे बोल दिया पर लिखा नहीं। हायर डिग्री, बताओ अगर उन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या तुम्हारा वहां पे पूरे के ऊपर पावर आएगा? क्या इसको मैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इस चीज को y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो जब भी ज्यादा डिग्री होगी तो वो ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि जितनी पावर तुम्हें चाहिए वो जुड़ती चली जाएगी। अगर क्यूब होता तो y1 क्यूब, y2 क्यूब, y3 क्यूब, y4 ये आता, पर इसको पूरे की पावर 3 तो मैं नहीं लिख सकता। तो ये भी तुम्हारा हमेशा रिजेक्ट होगा अगर हायर पावर तुम्हें दिख रही है। जैसे कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि x जो है ना वो y स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि इसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर इसको चाहिए, y स्क्वायर, y और जीरो टाइप के, z उसको जीरो चाहिए, z उसको जीरो चाहिए, y की जगह y होना चाहिए, पर x जो है वो y स्क्वायर होना चाहिए। तो ये गड़बड़ कर देगा। हायर डिग्री है तो उसको भी रिजेक्ट कर दो, हायर डिग्री अगर है तो उसको भी क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। और कहीं पे हायर डिग्री लिखी है मैंने? नहीं लिखी, ठीक है।
फिर तीसरी बात है स्पेशल फंक्शंस की। तीसरी बात है स्पेशल फंक्शंस की। क्या स्पेशल फंक्शंस के अंदर हम एडिशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं? खुद सोचो। मान लो मैंने लिख दिया मोड एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट। अगर तुमने दो ऐसे एलिमेंट उठाए मोड एक्स वन कोमा वाई प्लस में मोड एक्स टू कोमा वाई, अगर इन दोनों को तुम ऐड कर दो मोड एक्स वन प्लस मोड एक्स टू, तो क्या इसको तुम मोड एक्स वन प्लस एक्स टू लिख सकते हो? क्योंकि देखो इन दोनों एलिमेंट्स को जब तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा? मोड एक्स वन प्लस मोड एक्स टू, और यहाँ पे क्या है? ये वाई वन ले लो, वाई वन प्लस वाई टू, मोड एक्स वन प्लस मोड एक्स टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू, ये है। तो क्या इसको अब मैं कंप्लीट को मोड में लिख सकता हूं? क्योंकि पहला एलिमेंट मेरे को ऐसा चाहिए जो मोड में आएगा। तो क्या इसको तुम मोड एक्स वन प्लस एक्स टू लिख सकते हो? नहीं लिख सकता। मोड ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही नहीं, वो तो लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स वन लेस देन इक्वल टू मोड एक्स टू, ऐसा होता है। ये भी नहीं करेगा। सपोज साइन एक्स होता तो एक एलिमेंट में तो आता साइन एक्स, दूसरे में आता साइन एक्स वन, दूसरे में आता साइन एक्स टू। क्या इसको मैं साइन एक्स वन प्लस एक्स टू लिख सकता हूँ? साइन एक्स वन प्लस एक्स टू भी नहीं लिख सकता। तो जहां भी स्पेशल फंक्शन दिख जाए वो भी कभी भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसके अंदर मोड एक्स आ रहा है, इसके अंदर log x आ रहा है, इसके अंदर e रेज टू द पावर z आ रहा है। बोलो समझे या नहीं समझे? यहां तक किसी को कोई समस्या है? तो मैं अब आगे तुम्हें थोड़े से इसके अंदर जो कंफ्यूज करेंगे तुम्हें वो लिख देता हूं। कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, इन सारे रिजल्ट्स को मैच करेंगे पर कंफ्यूज करेंगे। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से। तो बाप रे 8:30 बज गए, 21 हो गया यार, बहुत कम काम किया है। लीनियर अलजेब्रा में हमेशा ही टाइम लगता है। मैं सोचता हूँ जल्दी कराऊंगा पर इसमें बहुत कुछ होता है फिर बताने को, बोल ही नहीं रहे हैं। चल रहा हूँ फिर मैं आगे, बोल तो रहे नहीं। 11वां देखो अब, जो तुम्हें चीजें थोड़ी अब कंफ्यूज करेंगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया डब्ल्यू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ये वाला बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? इसको सोचो। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 0 होना चाहिए। अब जल्दबाजी में हम क्या सोचेंगे? जल्दबाजी में हम सोचेंगे कि डिग्री 2 दिख रही है, पर डिग्री 2 का यहाँ पे मतलब क्या है बताओ? किसी नंबर का स्क्वायर 0 है यानी कि वो नंबर 0 है, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 है, वो बस इतना कहना चाह रहा है। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है, वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसमें क्या समस्या है फिर बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस डिग्री को 2 को देख के थोड़ी ना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 2 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मैं चाहे यहाँ पे डिग्री 10 लिख दूं उससे भी क्या फर्क पड़ेगा? मतलब तो यही है कि एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना? तो ये जल्दबाजी में देख के इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये तुम्हारा बनेगा। ठीक है, मान लो इसी के अंदर अगर मैं तुम्हें सेकंड वाला क्या नहीं आया, अरे यार ऋतु पूछ रही सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? इतनी देर से मैं क्या समझा रहा था, 1 को किसी से गुना कराएगी ऋतु तो और कुछ बन जाएगा। 12वां देखो, इसी के अंदर एक कंफ्यूज और कर सकता है तुम्हें थोड़ा सा। मान लो लिख दिया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर प्लस दैट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ये होगा या नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ ऐसे एक्स और वाई कौन से होंगे? ऐसे एक्स और वाई कौन से होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? किन्हीं दो नंबर्स की इवन पावर का सम 0 है। किन्हीं दो नंबर्स की इवन पावर का सम 0 है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही 0 है और तो कोई चॉइस ही नहीं है। यानी कि ये तो सिर्फ 0 0 की बात कर रहा है, ये तो सिर्फ 0 0 की ही बात कर रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये भी सब स्पेस है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पे हो गए, ये सोच समझ के जवाब देना इसका। W इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया एक्स कोमा वाई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये रहेगा तुम्हारे को। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सोच समझ के जवाब देना इसका, ऐसे ही मत लिख देना, तुक्का मत मारना। बताओ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, क्या ये तुम्हारा सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा? बोलो। रितु कह रही है नहीं बनेगा, आदर्श कह रहा है होगा सर। देखो अब यहाँ पे उसने ना एक ऐसी कंडीशन लिख दी, सॉरी, यहाँ पे उसने एक ऐसी कंडीशन लिख दी जो यूनिवर्सली ट्रू है।
यहाँ पे उसने एक ऐसी कंडीशन लिख दी जो यूनिवर्सली ट्रू है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 ही होता है, मुझे पता है। अब यहाँ सारी समस्याएं हैं, पावर भी 2 दिख रही है, स्पेशल फंक्शन भी दिख रहे हैं, नॉन जीरो नंबर भी दिख रहा है, पर यहाँ पे उसने क्या बोला है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बोला है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, अगर मान लो तुमने एक x1 y1 बोल दिया और एक तुमने बोल दिया x2 y2, ये दो एलिमेंट बोल दिए, मान लो तुमने इनको जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 ये बनेगा। अब x1 x2 पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, देखो दोनों को जोड़ देने से ये बनेगा x1 x2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस में sin स्क्वायर x1 प्लस x2, यही तो कंडीशन बनेगी जोड़ देने से। क्या कहता है कि कोई भी x हो यहाँ पे, ये लेके देखो, तो ये तो हर एक x के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, हमें क्या दिक्कत है, ये तो हर एक x के लिए कंडीशन, ये क्या नहीं होगा 1, ये भी 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। अगर कोई और ऐसी कंडीशन चिपका दे, जैसे कि मान लो ये चिपका दी, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई लिख देता तो नहीं होता, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई लिख देता तो फिर काटा मार देता मैं। हाँ ये बताओ, कह रहा है कि एक्स कोमा वाई होना चाहिए बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो तुम्हारा होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होगा कि नहीं होगा बताओ। बोलो, ये होगा। तुम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, एक्स वाले का और वाई वाले का होल स्क्वायर करोगे तो इसी के तो बराबर आएगा, और किसके बराबर आएगा करके देख लो। अगर तुम दो एलिमेंट्स को जोड़ भी लोगे, x1 x2 प्लस y1 y2, इसका और इसका जो होल स्क्वायर होगा वो ऐसे ही तो खुलेगा, और कैसे खुलेगा, तो ये भी तुम्हारा क्या बनेगा, ये भी तुम्हारा सबस्पेस बनेगा। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन लिखी है ना जो यूनिवर्सली ट्रू है, अगर कोई ऐसी कंडीशन लिखी है जो यूनिवर्सली ट्रू है, वो कंडीशन में हमेशा सबस्पेस बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसको इस चीज से कंफ्यूज मत करना, जो रूल्स मैंने बताए हैं, जो ये रूल्स मैंने बताए हैं इसको इससे कंफ्यूज मत करना, इसीलिए मैंने तुम्हें ये एग्जांपल्स और बता दिए। अब ये बातें समझ आई कि नहीं आई यहां तक, ये हो गए पहले टाइप के सबस्पेस, ये क्या हो गए, पहले टाइप के सबस्पेस हो गए। ठीक है। हम्म। अब देखो, कोई बात नहीं, सबस्पेसिस ऑफ फंक्शंस और देखते हैं, फंक्शंस के सबस्पेस बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एफ फंक्शन ले रहे हैं ओवर आर, अब ये मत समझना एफ ओवर आर, इस दुनिया के सारे फंक्शंस ले लिए, इस दुनिया के सारे फंक्शंस ले लिए, यानी कि हम सेट क्या बना रहे हैं, वी जो सबसेट है वो फंक्शंस का है, उसमें क्या है, इस दुनिया के सारे रियल से रियल पे जितने भी फंक्शंस बन रहे हैं वो सारे के सारे फंक्शंस ले लिए ओवर आर। हाँ आदर्श, यूनिवर्सल आइडेंटिटीज हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो इस दुनिया के हमने सारे फंक्शंस ले लिए, कुछ उसके सबस्पेसेस बनाते हैं, मैं लिखता हूँ जैसे कि, फिर बताना। एफ इज सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ एक्स स्क्वायर। सेकंड, एफ ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि एफ एक्स किसके बराबर आ जाए, एक्स स्क्वायर इंटू या एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव बना दो। डब्ल्यू ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के होल क्यूब के बराबर। चौथा, डब्ल्यू ऐसा फंक्शन होना चाहिए सर एफ ऑफ एक्स जो है वो प्लस का 1 इज इक्वल टू, डब्ल्यू ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसके अंदर डबल डेरिवेटिव करे माइनस उसका डेरिवेटिव करे तो जीरो रहे। छठा, डब्ल्यू ऐसा फंक्शन होना चाहिए अगर उसका डबल डेरिवेटिव करें माइनस डेरिवेटिव 2 के बराबर। सातवां, ऐसा फंक्शन होना यहाँ पे sin x। ठीक है, बोलो इसमें से अब खुद से अपनी कॉमन सेंस लगा के बस ये लिख दो कौन कौन सा है, कौन कौन सा सबस्पेस, सॉरी सबस्पेस है, बस वो नंबर लिख दो। एक बार थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ और सोचो कौन कौन सा सबस्पेस होगा। बोलो।
हिमांशु को लगता है कि सिर्फ एक होगा, आदर्श को लगता है पहला और चौथा होगा, हिमा को लगता है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा होगा। चलो शुरू करते हैं बारी बारी से। कह रहा है जो एफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखो वो सारे रिजल्ट काम करेंगे यहाँ पे, जो मैंने अभी टप्पल वाले बताए थे वो सारे रिजल्ट यहाँ भी काम करेंगे, किसी में कोई समस्या नहीं आई। पर वो काम किस पे करेंगे, वो फंक्शन के ऊपर काम करेंगे, है ना, वो फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। क्या यहाँ पे फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, बताओ भाई। मान लो तुमने एफ ऑफ एक्स, तुमने ऐसे दो फंक्शन ले लिए, फंक्शन के ऊपर देखना है तुम्हें, फंक्शन के ऊपर ऐसे दो फंक्शन ले लिए। मान लो एक फंक्शन तुमने f1 ले लिया, एक फंक्शन तुमने f2 ले लिया, है ना। f1 के अंदर भी x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, और f2 के अंदर भी एफ एक्स इज इक्वल टू f2 का f2 एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। अगर दोनों को जोड़ दो, f1 प्लस f2 x कर लोगे, f1 प्लस f2 x अगर कर लेंगे तो ये कितना बनेगा बताओ, f1 x प्लस f2 x, ये बनेगा। f1 x को तुम क्या लिख सकते हो, f1 x स्क्वायर लिख सकते हो, f2 x को क्या लिख सकते हो, f2 x स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या मैं इसको f1 प्लस f2 का कंप्लीट एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। तो f के ऊपर अगर पावर नहीं है तो कोई समस्या नहीं, x से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये बनेगा। क्या यहाँ कोई दिक्कत है, ये एक्स स्क्वायर सारों में से कॉमन भी आ जाएगा भाई। अगर मैं यहाँ पे एक्स भी लगा देता या एक्स स्क्वायर लिख देता यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिख देता तो इससे क्या फर्क पड़ता, देखो यहाँ पे मैं क्या निकालता, ये निकालता, ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी पड़ा रहता, 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 फिर ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी पड़ा रहता है ऐसे ही। तो बाहर अगर कोई एक्स पड़ा है उससे भी कोई लेना देना नहीं, उसकी डिग्री कितनी हो तो कॉमन आता चला जाएगा, ये भी बनेगा। ये समस्या है, यहाँ पे फंक्शन का क्यूब किया हुआ है, एफ का क्यूब किया हुआ है। अब यहाँ पे f1 का क्यूब है, f2 का भी अगर क्यूब है, इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो इनका क्यूब कहां से लेके आओगे, ये तो क्या बना के देगा तुम्हें, ये तो तुम्हारा f1 प्लस f2 का क्यूब बना के देगा। अब f1 प्लस f2 का क्यूब, f1 का क्यूब प्लस f2 का क्यूब तो कभी नहीं आने वाला, वो तो a प्लस b के क्यूब के हिसाब से ओपन होगा। तो f के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए, अगर f के ऊपर पावर हो गई तो फिर आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं करेंगी, समझ रहे हो। यहाँ पे ये तो साफ चमक रहा है कि एफ एक्स 1 है, अगर दो ऐसे फंक्शन ले लिए तो एफ एक्स अगर -1 है, दूसरा भी ऐसे ले लिया तो दोनों का सम -2 हो जाएगा, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इज इक्वल टू 0 है, ऐसे दो फंक्शन लोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे समस्या ही समस्या है, 2 + 2 अगर जोड़ोगे तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स वही दिक्कत है कि साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई नहीं होता है। बोलो समझे या नहीं समझे, क्लियर हुई है बात या नहीं हुई। सेकंड क्वेश्चन में f और f' है, हाँ तो डेरिवेटिव से कोई समस्या नहीं है आदर्श, सॉरी संजीव, डेरिवेटिव से कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव से कोई इशू नहीं होगा। डेरिवेटिव आ जाए, इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन से भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो होते हैं ना वो लीनियरली सेपरेट हो जाते हैं, हो तो जाते हैं। अगर हमें दो फंक्शंस का कंबाइंड डेरिवेटिव करना होता है सम करके संजीव, तो अलग अलग डेरिवेटिव हो तो जाता है, इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो जाता है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल समस्या नहीं करते हैं क्योंकि वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन संजीव को नहीं समझ में आया। संजीव अगर ऐसे दो फंक्शन लेगा यार, अगर तूने f1 x माइनस का f2 x f2 x अगर 2 लिया है ना, और अगर तूने f2 x माइनस और यहाँ f1 और f2 x दो फंक्शन ऐसे लिए, अब सोच जरा इन दोनों का सम आएगा। अगर तूने f1 प्लस f2 ले लिया, ये फंक्शन ले लिया, इस पे कंडीशन लगा f1 प्लस f2 का डबल डेरिवेटिव कर, ठीक है, माइनस में f1 प्लस f2 का सिंगल डेरिवेटिव कर। ये चीज जरा कैलकुलेट करके देखिए, 2 आएगी या क्या आएगी, इसको कैलकुलेट कर। तो f1 x करेगा प्लस f2 x करेगा, माइनस का f1 x करेगा, माइनस का f2 x करेगा। तो f1 माइनस f1 x कितना आएगा 2, f2 x माइनस f2 x ये भी आएगा 2, तो 2 + 2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। तो इन दोनों को जोड़ेगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। गुड इवनिंग राकेश, ठीक। अगला, अब यहाँ से कुछ थ्योरम्स है एक दो, ये ध्यान रख लेना, या रिजल्ट्स बोल दो, थ्योरम से तो हमें क्या ही मतलब है। मान लो DSSS में डायरेक्टली पूछ ले, ठीक है। पहला पहला क्या कहता है, द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस, इज अगेन ए। अगर एक फैमिली का इंटरसेक्शन लोगे तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस ही बनेगा। जैसे कि मान लो ये है, ये सबस्पेस है, ये सबस्पेस है, ये सबस्पेस है, इन सब का इंटरसेक्शन में जो भी फंक्शन आएंगे, इनके इंटरसेक्शन में कौन से फंक्शन आएंगे तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे और इसको भी करे, तो इंटरसेक्शन का जो सबसेट बनेगा वो भी सबस्पेस बनेगा।
अब अगर फैमिली है सबस्पेस तो मैं ये भी कह सकता हूँ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस। अगर दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी सबस्पेस ही है, इज अगेन ए, ठीक है। तीसरा, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ए सबस्पेस, वो सबस्पेस होगा ओनली व्हेन वन इज कंटेन्ड इन अदर, वन इज कंटेन्ड इन अदर। कहता है कि दो का अगर इंटरसेक्शन लोगे ना तो उसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बीच वाले तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहता है कि यूनियन की तो फिर मेरे को गारंटी नहीं है ना, दोनों मिला के करेंगे कि नहीं करेंगे, हो सकता है इधर वाले कर रहे हो इधर वाले कर रहे हो, पर इन दोनों को मिला दूंगा तो क्या पता करे ना करे, क्या भरोसा भाई। मान लो ये रियल नंबर थे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थे, रियल वाले अपने में कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वाले अपने में कर रहे हैं, पर रियल और कॉम्प्लेक्स वाले मिला के करेंगे कि नहीं करेंगे ये गारंटी नहीं है। तो उसने उसका सोल्यूशन क्या बताया कि यूनियन सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब एक पूरा का पूरा दूसरे के अंदर ही हो जाए। अब भाई अगर ये एक बड़े वाला अगर अपने सारे एलिमेंट्स को वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है तो छोटा उसके अंदर ही है, इनका यूनियन लोगे तो ये बड़े वाला ही आएगा, है ना। तो बड़े वाला तो ऑलरेडी सबस्पेस है ही। तो यूनियन सिर्फ और सिर्फ सबस्पेस कब होता है, जब एक जो होता है वो दूसरे के अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है। एक सबस्पेस क्या होता है, जब दूसरे के अंदर कंटेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सबस्पेस कहते हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आया ना, क्लियर हो गई बात, बहुत है, इतना ही कर लेते हैं ना। चलो अब मिलेंगे कल, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट समस्या कुछ है तो पूछ लो, नहीं तो अब कल मिलेंगे। बताओ कोई समस्या है। कल बेसिस एंड डायमेंशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल बेसिस एंड डायमेंशन करेंगे। सर अगर दोनों प्रॉपर सबस्पेस है तो यूनियन सबस्पेस नहीं, मोनी कुछ नहीं कह सकते यार इसमें, एक दूसरे के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट होना ही चाहिए, एक सबस्पेस पूरा का पूरा दूसरे के अंदर जाए, ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं कल, कल बेसिस एंड डायमेंशन शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो भाई ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलेंगे हम।